गौर कर लेते हैं। जब हम सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करते हैं और जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात करते हैं तो उसके बीच डिफरेंस होता है। ओके? और सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच भी एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स का और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच भी एक्सचेंज होता है आपका क्रोमोसोम्स का। ठीक है? सिस्टर क्रोमेटिड्स वो होते हैं जो जैसे कि हमारे पास इस जगह अभी टोटल जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पेयर में है, ठीक है? क्रोमोसोम्स हमारे जो वो पेयर में है, तो जो पेयर वाले क्रोमोसोम्स हैं उसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। और जो हमारे पेयर में नहीं है, यानी कि मानिए कि ह्यूमन बीइंग्स है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें से 22 क्रोमोसोम्स हैं आपके, वो होते हैं ऑटोसोम्स और एक पेयर जो है वो होता है हेटेरोसोम। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो उसमें तीनों का जो 23 पेयर्स हैं सारे के सारे ऑटोसोम्स, है ना? मेल में ही एक डिफरेंट होता है बस। चलिए, अब मैं बात करता हूँ 1 से लेकर के 22 क्रोमोसोम्स की। 1 क्रोमोसोम से लेकर के 1 क्रोमोसोम से लेकर के जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये हमारे होते हैं टोटल ऑटोसोम, यानी कि एक ही जैसे क्रोमोसोम। जो पेयर होता है क्रोमोसोम्स का जैसे 1 नंबर क्रोमोसोम है, तो 1 नंबर के साथ 1 नंबर क्रोमोसोम ही आके पेयर करेगा, ठीक है? और इनका अलग-अलग सेंट्रोमियर्स होते हैं, लेंथ के हिसाब से अलग-अलग सेंट्रोमियर्स होते हैं, जिसके साथ ये जॉइंट होते हैं। और इनके जो हेड्स होते हैं, जिसको हेड्स हम कह सकते हैं, तो ये लगभग बराबर होते हैं, ठीक है? यानी कि क्रोमोसोम का लेंथ और जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है, ये एक ही जैसा होता है। ये क्लियर है? अब जो मेरा सेंट्रोमियर है या लेंथ है, क्रोमोसोम का जो लेंथ है और सेंट्रोमियर है, इनका जो पोजीशन है, एक अगर है, तो ये एक पेयरिंग करते हैं और इस तरह से हमारे पास 22 पेयर्स होते हैं। इस तरह से जो एक सिंगल पेयर है, जिसका क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है, उसका जो लेंथ है क्रोमोसोम का, वो दोनों सेम है। तो हमने इसको कहा है ऑटोसोम्स और इस तरह के जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, दोनों क्रोमोसोम्स कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, इसमें जो क्रोमेटिड का मतलब होता है हमारा जो क्रोमोसोम है कंडेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है? पहले ये क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं और बाद में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, ये क्रोमोसोम्स हो जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम और ये बाद में क्या होते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको कहते हैं उलझ जाना एक तरह से, है ना? तो अगर धागा है तो अगर वैसे भी अगर धागा है तो आप देखते हो कि अगर धागा को हम जोड़ने की कोशिश करें तो ये उलझ जाते हैं। क्लियर है? ये जो धागे हमारे उलझ जाते हैं और इस तरह से जो धागे एक-दूसरे के साथ उलझे होते हैं, हम जब क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, इसमें इस प्रोसेस को साइनेप्सिंग कहते हैं, यानी कि एक-एक पोज़ीशन पे यहाँ पे जो है इनके बीच कनेक्शन होता है, जिसको हमने साइनेप्सिस बोला है, साइनेप्स हो रहा है। अब जो मेरा एक्सचेंज है क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखा है और नोट्स में दे रखा है। उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि जो कुछ क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से ब्रेक हो रहा है, कुछ क्रोमोसोम्स हैं जो कि बीच से ब्रेक हो रहे हैं, कुछ क्रोमोसोम्स हैं अलग-अलग पोज़ीशन से ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है ना? ये जो ब्रेक हो रहे हैं क्रोमोसोम्स, ये ब्रेक होकर क्रोमोसोम्स जो होते हैं अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ चला जाता है और जो दूसरा का क्रोमोसोम है वो पहले के साथ चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अलग-अलग हो जाते हैं और इसकी वजह से जो हमारा एक 23 जो 22 पेयर्स हैं या 23 पेयर्स हैं, तो 23 जो पेयर्स हैं, जिस समय हमारे पास मियोसिस हो रहा है, माइटोसिस में तो सेम रहेगा, मियोसिस में रिडक्शन डिवीज़न होता है। तो रिडक्शन डिवीज़न जब होगा, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, सो अलग-अलग हो गए। अब ये जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं, सो अलग-अलग हो चुके हैं और अलग-अलग होने के बाद ये अलग-अलग सेल्स में पहुँच जाते हैं। क्लियर है? अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जब ये हमारे अलग-अलग सेल्स में जाके चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स अभी क्या कर रहे हैं, अलग-अलग हो गए। तो ये अलग-अलग हो गए, लेकिन जब ये अलग हो रहे होते हैं, उससे पहले ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपने सिस्टर जो क्रोमोसोम्स हैं, उनसे कुछ क्रोमोसोम्स वो अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रॉस ओवर हो गए, है ना? यानी कि एक क्रोमोसोम क्या कर रहा है, एक से दूसरे के पास चला गया, जिसको ओवरटेक कहते हैं। जैसे ओवरटेक, ओवरटेक में क्या होता है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को ओवरटेक करना है कि आगे निकल गया, उसके आगे वो निकल जाए, ओवरटेक। यहाँ ओवरटेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। क्रॉस ओवर का मतलब कि यहाँ से क्रॉस करके क्रोमोसोम जो है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ऊपर चला गया है, दूसरे क्रोमोसोम के साथ
चला गया है, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर। क्लियर है? अब मेरा जब क्रोमोसोम क्रॉस ओवर हो गया है, पहला क्रोमोसोम मेरा मानिए कि क्रॉस ओवर हो गया है, अगर पेयरिंग वाला जो क्रोमोसोम्स है, उनके बीच अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रॉस ओवर हुए हैं। अगर मेरा नॉन पेयरिंग वाला क्रोमोसोम्स अगर क्रॉस ओवर में पार्टिसिपेट करता है, तो हम कहते हैं कि जो मेरे क्रोमोसोम्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ये क्या कर रहे हैं? क्रॉस ओवर हो रहे हैं। तो ये हमारे क्रॉस ओवर्स होते हैं। और क्रॉस ओवर्स अलग-अलग तरीके से होते हैं। कुछ क्रॉस ओवर्स में क्या होता है कि कुछ पार्ट्स ही जाता है और कुछ क्रॉस ओवर्स में क्या होता है, पूरा का पूरा जो एक पार्ट है, वो अलग होके चला जाएगा। ठीक ना? तो इस तरह से हम क्रॉसिंग ओवर को अलग-अलग तरीके से स्टडी करते हैं। तो क्या मुझे आप थोड़ा-सा रिवाइज़ करा दोगे कि क्रॉस ओवर में क्या-क्या है? 4 स्ट्रैंडेड स्टेज, एक स्ट्रैंड आपका जो है यहाँ पे आप उसमें देखिए नज़र आएगा आपको, है ना? तो 4 स्ट्रैंडेड स्टेज है। 4 स्ट्रैंडेड स्टेज यानी कि अगर एक क्रोमोसोम देखिएगा, तो उसमें टोटल 4 क्रोमोसोम 4 नज़र आएगा आपको, 4 स्ट्रैंड्स नज़र आएगा। ये अलग हो जाते हैं और फिर इनके बीच जो होता है आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्या है? मुझे जो है देखिए मुझे मुझे बताना है आपको टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर लिखा है मैंने। अच्छा टाइप्स ऑफ क्रॉस ओवर हाँ, बोलिए। ये तो अलग चीज़ हो गया कि किस-किस फैक्टर्स की वजह से क्रॉस ओवर हो सकता है ना? तो चलिए नहीं लिखा है तो ठीक है, जितना होगा सिलेबस में मैंने उतना ही आपको बताया होगा। तो ये हमारे अलग-अलग क्रॉस ओवर्स होते हैं, है ना? तो जो फैक्टर्स हैं क्रॉसिंग ओवर के वो कौन-कौन से हैं? अच्छा बताइए जो क्रॉसिंग ओवर ये समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन करा दीजिएगा। व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर? और ये क्रॉस हाँ, बोलिए। है ना? तो जो उसके आर्म्स हैं, उनके बीच जो क्रोमोसोम्स हैं, वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है ना? क्रॉस ओवर, ठीक है? तो जब एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड पे क्रोमोसोम्स चला जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना? इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप समझ नहीं आएगा फिर दोबारा हम आपको बता देंगे। अब है मेरा जो क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ठीक ना? तो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स वो कौन-कौन से हैं? जैसे हमने आपको डिस्टेंस बिटवीन जीन्स अगर बात करें, जीन्स का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पे जो हमारे फंक्शनल डीएनए है ना? जो फंक्शनल डीएनए है, उनका जो सीक्वेंस है, वही मेरा एक आपका जो होता है फंक्शनल जीन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वो उसे हम जीन कहते हैं। जो डीएनए हमारा फंक्शनल है, जिससे कि एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस मतलब प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, जिससे हमारा बाहरी जो बनावट है, वो नज़र आता है, ठीक ना? तो इसे ही हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। नहीं सॉरी, यहाँ पे जो हमारा बाहरी बनावट है, वो हमारा एक्सप्रेशन है ना? जैसे कि आई का कलर हो गया, फेस का टोन हो गया, है ना? हेयर का स्टाइल हो गया कि हेयर जो स्ट्रेट होगा कि कर्ली हेयर होगा, है ना? या फिर किसी में मसल्स अच्छे बिल्ट अप होंगे, किसी में मसल्स कम बिल्ट अप होंगे। तो इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारा डीएनए से आता है। तो इसमें जो जीन है, ये जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हो सकता है कि कुछ जीन जो है, वो एक स्टार्ट से लेकर के अंत तक वो आपका एक्टिव हो और कुछ जीन जो है वो हमारा कुछ ही समय के लिए एक्टिव हो, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं, ये जो हमारा जीन है, खास करके जीन की अगर बात करें, तो जैसे कि मानिए कि 100 जीन है और 100 जीन का जीन एक साथ अगर चल रहा है और अगर क्रॉस ओवर हो रहा है, तो हो सकता है कि जो मेरे 100 ऐसे जीन्स हैं, जो रिक्वायर्ड जीन्स हैं या फिर जो इफेक्टिव जीन्स हैं, वो सारे के सारे जीन जो है क्रॉस ओवर हो जाए, है ना? यानी कि दूसरा क्रोमोसोम लेकर के उसे चला जाए। तो या फिर हो सकता है कि जो हमारे 100 जीन्स हैं, उनके बीच डिस्टेंस है ना? मानिए कि कुछ जीन जो है हमारा मानिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है, कुछ जीन जो है हमारा 10 सेंटीमीटर के बीच डिस्टेंस पे है, कुछ जीन जो हमारा मानिए कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर क्रॉस ओवर मेरा 1 सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस पे हो रहा है,
तो जो भी डीएनए है उसके साथ जो जीन्स है यानी कि एक्टिव डीएनए है वो हमारा 1 सेंटीमीटर वाला क्रॉस ओवर हो जाएगा। लेकिन 5 सेंटीमीटर पे जो प्रेजेंट है या आपका 10 सेंटीमीटर पे जो प्रेजेंट जीन है उसका क्रॉस ओवर नहीं हो पाएगा, है ना? तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डिसाइड करता है कि कितना क्रॉस ओवर होना है, कितना आपका जो डीएनए है वो कितना क्रॉस ओवर होना है। और कुछ बताइए? ये समझ में आया? कि डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है? देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे 10 जीन है, ठीक ना? 10 जीन मानते हैं, तो 10 जीन जो है 1 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक है, लगातार। 1-1 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक ना? तो डिस्टेंस तो 1-1 सेंटीमीटर का हो गया। अगर मानिए कि 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर का क्रॉस ओवर हो गया, ठीक ना? यानी कि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट क्रॉस करके चला गया दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर। सिस्टर या नॉन सिस्टर कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर चला गया। उसके साथ वो एसोसिएटेड हो गया, वो तो चला गया। तो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक जो भी जीन होंगे वो सारे जीन चले जाएँगे। जाएँगे कि नहीं जाएँगे? हेलो? तो ये हमारे जीन जो है चले गए। अब क्या है कि 1 से 5 जीन जो है, पहले तो 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, ये जीन अब मेरा 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ना हो करके, अब ये जो जीन है, ये मेरा मान के चलिए कि अब 5 सेंटीमीटर की 1 से जो है एक जीन जो है वो दूसरे जीन के बीच जो डिस्टेंस है, वो मानिए 3 सेंटीमीटर है, ठीक है? और जो तीसरा जीन है, वो मेरा छठे सेंटीमीटर पे है और जो मेरा चौथा जीन है, मानिए वो मेरा 7वें सेंटीमीटर पे, 5वां जीन जो है वो मेरा 8वें सेंटीमीटर पे है। और अभी जो मेरा क्रॉस ओवर हो रहा है, वो 1 से 5 सेंटीमीटर वाला जो लेंथ वाला क्रोमोसोम है, वही क्रॉस ओवर हो रहा है, सिस्टर या नॉन सिस्टर, है ना? क्रोमोसोम के ऊपर, के साथ, ठीक है? तो अब मुझे बताइए कि कितने जीन उसके साथ जाएँगे? 2 जीन्स जाएँगे। पहले कितने जीन्स जा रहे थे? पहले 5 जीन गए, 1 से 5 तक गया तो 5 गया। उसके बाद मेरे 2 ही जीन्स जा रहे हैं, पहला और दूसरा। तीसरा जीन जो है वो ऑलरेडी बहुत डिस्टेंस पे है ना? तो वो क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है जीन्स की यानी कि जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है, वो ज़्यादा हुआ या घट गया डिस्टेंस के साथ? ज़्यादा हुआ कि घट गया? घट गया, है ना? तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो क्रॉस ओवर होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा घटती चली जाएगी और डिस्टेंस जितना कम होगा जीन्स के बीच, उनके क्रॉस ओवर होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ जीन्स की जो ट्रांसमिशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, वो आपका नंबर ऑफ जीन्स को देखते हुए बताया गया है। ये क्लियर है? ये समझ में आया इतना चीज़? डिस्टेंस डिस्टेंस के साथ कैसे हमारा क्रॉस ओवर घटता या बढ़ता है? समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है बताइएगा ज़रा-सा? अब म्यूटेशन है ना? तो म्यूटेशन क्या होता है? व्हाट इज़ म्यूटेशन? है ना? इनहेरिटेबल या हेरिटेबल, है ना? जो इनहेरिट होता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है ना? म्यूटेशंस हम तब कहेंगे म्यूटेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। म्यूटेशंस हमारे 2 तरह के होते हैं। हमारा जो है एक सोमैटिक सेल्स है, उसमें भी म्यूटेशन हो सकता है, जर्मिनेटिव सेल है, उसमें भी म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है? म्यूटेशंस हमारा 2 तरह के हो सकते हैं, सोमैटिक म्यूटेशंस हो सकता है और मेरा एक मतलब जर्मिनेटिव सेल्स में होने वाला म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है ना? तो जो हमारा सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन होता है, उसे हम जनरली म्यूटेशन में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है नेक्स्ट जनरेशन को अफेक्ट नहीं करता। ये जो है प्रेजेंट जनरेशन जो है उसे ही अफेक्ट करता है। लेकिन जेनेटिक अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई किसी भी तरीके का म्यूटेशन हो जाए, तो वो हेरिटेबल म्यूटेशन होते हैं, ठीक है ना? तो हम उसको कहते हैं जो है आपका म्यूटेशन, ठीक है ना? एक चीज़ बताइए क्रॉस ओवर किसी तरह का म्यूटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है? वो कैसे?
क्रॉस ओवर जो है हमारा म्यूटेशन में कैसे काउंट हो सकता है? देखिए, क्रॉसओवर को भी हम लोग म्यूटेशंस में कह सकते हैं, क्योंकि क्रॉसओवर में क्या होता है, एक सेगमेंट जो है, जो जो हमारा क्रोमोसोम का सीक्वेंस है, उस नेचुरल क्रोमोसोम के सीक्वेंस से क्रॉसओवर की वजह से क्या होता है कि कुछ जो पार्ट होता है आपका डीएनए का, वो डीएनए का पार्ट एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम की ओर मूव कर जाता है। क्लियर है? जब ये एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम की ओर मूव करेगा, तो हम उसे बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, है ना? लेकिन क्या होता है, जिस जगह से ये मूव कर रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है कि नहीं? और जिस जगह तक ये जा रहा है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे क्या हो गया हमारा, वहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि उसमें म्यूटेशन हो गया है। ठीक ना? ये म्यूटेशन हो गया है, ठीक है? और इस तरह से म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है? और यही म्यूटेशन जो है हमारा, जो हमारा वेरिएशंस होता है, इसके लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है? ये कंफर्म है? और ये जो है हमारा नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है, और इसी वजह से हर एक जनरेशन जो होता है नेक्स्ट जनरेशन से, है ना, की तुलना में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, ठीक ना? इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक ही पेरेंट्स के दो चाइल्ड, एक ही पेरेंट्स के जो दो चाइल्ड हैं, उनके बीच डिफरेंस देखने को मिलता है, चाहे वो बॉय हो, चाहे गर्ल हो, एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है? बिल्कुल एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं। तो ये हमारा म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है? तो क्या-क्या आप लोग को बता रखा है मैंने, थोड़ा-सा वो बताइएगा? क्रॉसिंग ओवर तो बता दिया है, म्यूटेशन में क्या-क्या बताया है? आपको जो नोट्स दिया है, वो नोट्स एक्चुअली मेरे पास है नहीं अभी, है ना? तो मुझे बताइए क्या-क्या मैंने आप लोग को बता रखा है म्यूटेशन में? किस-किस तरह के म्यूट अच्छा, और क्या लिखा है म्यूटेशन के बारे में? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि कैसे जेनेटिक मेकअप मेरा चेंज हो रहा है, ये समझ में आया आपको? इट में अकर इन जीन और क्रोमोसोम, दोनों में ये हो सकता है ना? मैंने आपको क्रॉसिंग ओवर का एग्जांपल लेके बताया कि कैसे हो सकता है। ये समझ में आया आपको ये बात? ओके, और क्या है आगे बताइए? हाँ, और आगे बताइए, और क्या म्यूटेशन आपके आगे बताया है मैंने? ओके, नेक्स्ट क्या है, और सेकंड बताइए क्या है? हाँ, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना? ये सारी चीज़ें। और दूसरा चीज़ बताइए जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? हाँ, ठीक है, आगे बताइए। ठीक है, ह्यूगो ड्यूरिस ने किया था, आगे बताइए और? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो म्यूटेशन होता है, वो हमारा हार्मफुल कैसे होता है, और जो म्यूटेशन है वो हमारा यूज़फुल कैसे होता है? ये 2 चीज़, हार्मफुल कैसे हो सकता है और यूज़फुल कैसे होता है? इसे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं बताया। अब समझा देते हैं हम आपको कि ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे है और हमारे लिए जो है ये यूज़फुल कैसे है। देखिए, कुछ म्यूटेशंस अगर ऐसे हो, जो कि जैसे कि मानिए कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं, जिसमें क्या है कि किसी क्रोमोसोम का पूरा का पूरा सेगमेंट टूट के किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ मिल गया हो, ठीक है? और ये पेयरिंग के टाइम जिस समय एग और स्पर्म का, है ना, फ्यूज़न हो रहा है, और हमारा जो है जिस समय ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उस समय जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं,
उनके बीच मिसमैचिंग हो जाएगा और क्रोमोसोम की पेयर के बीच मिसमैचिंग होने की वजह से क्या होगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो एक हार्मफुल इफेक्ट ये है। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट ये है कि अगर ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशंस आता है ना? अगर ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशंस आता है, तो ऐसा हो सकता है जो कि हम डिफेक्ट्स देखने को मिलता है हमें, ह्यूमन बीइंग्स में भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो नॉर्मल अ, जो नॉर्मल बोलते हैं वो है चाइल्ड है, जो बर्थ होता है, नॉर्मल बर्थ होता है, उसकी तुलना में एब्नॉर्मल बर्थ देखने को मिलता है। कभी कोई डिप होता है, तो कभी किसी का मतलब क्या कहते हो हैंड्स में डिफरेंट डिफरेंट जो है जैसे हमारे पास 5 ये है उँगलियाँ हैं, तो 5 जो इनके पास फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स की जगह 6 फिंगर्स हो सकता है, 7 फिंगर्स हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उसको 1 हैंड एक्स्ट्रा मिल जाए। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं, ये देखने को मिलता है। ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसमें क्या कहते हैं जो हमारा जैसे मेल है, फीमेल है और एक ट्रांसजेंडर है। तो इस तरह का भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है। इसके अलावे ये हो सकता है कि अब है कि यूज़फुल इफेक्ट्स क्या होता है? अगर हमारा म्यूटेशन कंटीन्यूअस हो रहा है और म्यूटेशन का जो रेट है, वो थोड़ा धीमा है। तो म्यूटेशन का रेट अगर धीमा है, तो ये धीरे-धीरे कंटीन्यूअसली एक जगह कंज़र्व होते हुए, जमा होते हुए क्या हो जाता है, एक नए स्पीशीज़ को जन्म दे देता है। है ना? तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक एनिमल है, मानिए किसी में एनिमल में कोई म्यूटेशन हुआ है। पहले वो एनिमल क्या था कि जैसे अभी कोरोना वायरस का केस है, इसमें वायरस जो है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जैसे इन्फेक्ट किया और उसे इसको मतलब उसको किल कर रहा है। लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स में कुछ ऐसा म्यूटेशंस हो गया, जिसकी वजह से वो उसके अगेंस्ट कुछ जो है एंटीबॉडी वगैरह बनाना शुरू कर दे, वायरस के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी लाना शुरू कर दे, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। क्योंकि इसी म्यूटेशंस की वजह से सर्वाइवल जो होता है, वो आगे प्रोसीड हो पाता है। सर्वाइव कर पाता है कोई भी पर्सन, तो ये हमारे लिए एक यूज़फुल म्यूटेशन है। इसके अलावे कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं, जिसकी वजह से जैसे कि एक जनरेशन का म्यूटेशन है, नेक्स्ट जनरेशन में गया, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या है कि जो पहले जनरेशन में कुछ कमियाँ थी, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो कमियाँ हट गई। जैसे कि कुछ म्यूटेशंस ऐसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई पर्सन है वो क्या है कि एक एनवायरनमेंट में या एनवायरनमेंट के चेंज को फेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या है कि वो जो एनवायरनमेंट का चेंज है, उसे अब वो फेस कर पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, जो ह्यूमन रेस या फिर बोले ऑर्गेनिज़्म, जो ऑर्गेनिज़्म का सर्वाइवल है, वो बढ़ जाता है। तो ये एक हमारे लिए यूज़फुल म्यूटेशन है। इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए क्या है? हाँ, जो मैंने 2 एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि जो लीथल ऐसा होता है कि लीथल क्या है, अगर लीथल म्यूटेशन है, तो लीथल म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है, जैसे कि ज़ायगोट का फॉर्मेशन नहीं होना या फिर एबनॉर्मल चाइल्ड का बर्थ होना, तो ये सारे लीथल हैं। अगर हम लीथल की जगह अगर मैं बात करूँ कि कोई एक बढ़िया है ना? लीथल और क्या है दूसरा? हेलो? लीथल है, लीथल एंड रिसेसिव और कुछ है? साउंड नहीं आ रहा है। हेलो? Mutations are lethal and सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन पा रहे हैं आप? ओके। म्यूटेशंस जो है हमारा अनस्टेबल है,
ठीक है। म्यूटेशन में क्या क्या, एक लीथल बताया, रिसेसिव। देखिए लीथल और रिसेसिव दोनों सेम है, ठीक ना। लीथल का मतलब हो जाता है कि अगर कोई सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक ना। और अगर म्यूटेशन कोई ऐसा जीन है, अगर वो रिसेसिव है तो इसका मतलब वो फंक्शनल तो होगा, लेकिन डोमिनेंट जीन के तुलना में फंक्शनल नहीं होगा, ठीक ना। ये समझ में है। हाँ, अभी आ रहा है साउंड। हेलो। हाँ, तो ये हुआ हमारा लीथल और रिसेसिव, ठीक है ना, ये म्यूटेशन हो गया। अब जो है नेक्स्ट डे हम और क्लासेस अटेंड करेंगे, ठीक है ना। तो आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट जो है आप लोग देख लेना कि म्यूटेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो म्यूटेशन के जो टाइप्स होते हैं, अलग अलग के म्यूटेशन हो सकते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अभी जो हमने डिस्कशन किया है वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ठीक है ना। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। और उसके बाद जो है आप लोग को देखना है कि जो हमारा, जैसे कि कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जैसे जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ये सारा चीज आप एक बार देख लेना म्यूटेशन वाला, ये सब लिखा है मैंने आप लोग को। देखिए, मैंने आप लोग को लिखाया होगा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में जो है ना, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जैसे कि हमारा होता हो गया आपका एन्यूप्लॉइडी हो गया, है ना। ऑटोप्लॉइडी हो गया, यूप्लॉइडी हो गया, है ना। और जीनेमिक म्यूटेशंस यानी कि हेटेरोप्लॉइडी हो गया, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, ठीक है ना। एलो पॉलीप्लॉइडी हो गया, तो ये सब चीज लिखवाया हुआ है मैंने आपको। क्रोमोसोमल एबीरेशंस में जैसे डिलीशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, सिंपल ट्रांसलोकेशन हो गया, ये सब लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ये सब लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखा है बता देना टाइप। बस दो ही लिखा है। हाँ, फिजिकल म्यूटेशन, केमिकल म्यूटेशन। बाकी जो है मैंने आपको डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन ये सब नहीं लिखा है। आप अपना बुक में एक बार चेक करना, देखना ये सब है कि नहीं है। लिखा है कि नहीं लिखा है ये सब चीज। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप एक बार बुक में चेक कर लेना कि ये सब चीज है कि नहीं, अगर होगा तो मैं फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है फिर, इतना आप करके रखिएगा कल, और कल फिर मैं आपका क्लास होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। क्लास ओवर करते हैं फिर।